जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों प्रोसेस का विकास किया जाता है। डबल रोटी, शराब इत्यादि सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न प्रक्रमों से बनते हैं। यह भी एक प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी का परिणाम है। वर्तमान समय में सीमित अर्थ में जैव प्रौद्योगिकी को देखा जाए तो इनमें से वे प्रक्रम आते हैं जिनमें अनुवांशिकता रूपांतरित जेनेटिकल मॉडिफाइड जीवों का उपयोग उपयुक्त पदार्थों की अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। आगे चलकर अनेक प्रक्रमों तकनीकों का समावेश जैव प्रौद्योगिकी में किया गया। उदाहरणतः पात्र इन विटो निषेचन द्वारा परखनली शिशु का निर्माण, जीन का संश्लेषण व उपयोग, डीएनए टीका का निर्माण या दोषयुक्त जीन का सुधार, ये सभी जैव प्रौद्योगिकी के ही भाग हैं। यूरोप जैव प्रौद्योगिकी संघ EFB द्वारा जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दी गई। उसमें दोनों परंपरागत विचार व आधुनिक आणविक जैव प्रौद्योगिकी का समावेश है। EFB द्वारा दी गई परिभाषा निम्नवत है: नए उत्पादों तथा सेवाओं के प्रति प्राकृतिक विज्ञान व जीवों, कोशिकाओं व इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में निम्न दो प्रमुख तकनीकों का योगदान है। ये है अनुवांशिक इंजीनियरिंग। इस तकनीकी द्वारा अनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए के रसायन में कर इसे परपोषीय जीवों होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश करा कर इसमें समलक्षणीय फिनोटाइप में परिवर्तन करते हैं। जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों में रोगाणु रहित सूक्ष्म जीवों, दूषण रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों, सुकेंद्रीय कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, टीके, एंजाइम्स आदि का निर्माण किया जाता है। अब आनुवांशिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत के संकल्पनात्मक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। संभवतः आप अलैंगिक जनन रिप्रोडक्शन की अपेक्षा लैंगिक जनन के फायदे के बारे में जानते हैं। अलैंगिक जनन आनुवांशिक सूचनाओं को परिलक्षित रखता है, जबकि लैंगिक जनन द्वारा विभिन्न व विशिष्ट आनुवांशिक व्यवस्था के संयोजन के प्रतिपादन का अवसर मिलता है जो जीवों या आबादी हेतु लाभकारी हो सकता है। लैंगिक जनन से विभिन्नता उत्पन्न होती है। परंपरागत संकरण की विधियां जो पौधों एवं जंतुओं के जनन में उपयोगी हैं, इनके द्वारा वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेश व गुणन भी हो जाता है। उपर्युक्त कमियों को दूर करने हेतु आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकी में जीन क्लोनिंग एवं जीन स्थानांतरण का उपयोग कर पुनर्योगज डीएनए रिकाम्बिनेट डीएनए का निर्माण किया जाता है, जिससे बिना अवांछित जीनों के केवल एक या एक से अधिक वांछित जीन को चुने हुए जीवों में स्थानांतरित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बीजातीय एलियन जीवों में किस प्रकार से स्थानांतरण किए हुए डीएनए खंड का क्या भविष्य है? संभवतः यह डीएनए जीव की संतानित कोशिकाओं में स्वयं गुणित नहीं हो पाएगा, किंतु जब यह डीएनए अदाता ग्राही के जीनोम से जुड़े जाता है तब यह गुणित होकर परपोषीय डीएनए के साथ वंशागत हो जाता है। यह विजातीय डीएनए खंड गुणसूत्र का अंग हो जाता है, जिसमें प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है जिसे प्रतिकृतियन रिफ्लेक्शन की उत्पत्ति कहते हैं, और जो प्रतिकृतियन के लिए उत्तरदायी है। किसी भी जीव में किसी विजातीय डीएनए खंड के गुणन हेतु इसे गुणसूत्र का अंग होना आवश्यक है, जिसमें एक विशिष्ट अनुक्रम मिलता है जिसे प्रतिकृति का मूल ओरिजिन ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस प्रकार एक विजातीय डीएनए प्रतिकृति के मूल
से जुड़ा रहता है ताकि डीएनए का विजातीय खंड परिपोषी जीवों में स्वयं प्रतिकृति व गुणित हो सके। इसे क्लोनिंग भी कह सकते हैं या किसी टेम्पलेट डीएनए की समान गुणित संरचना का निर्माण कह सकते हैं। अब एक कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइफिमीरियम के सहज प्लाज्मिड यह गोलाकार गुणसूत्र बाह्य डीएनए है जो स्वतः प्रतिकृति करता है में प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूट जीन के जुड़ने से हो सकता है। स्टेनले कोहेन व रॉबर्ट बोयर ने 1972 में उपयुक्त कार्य प्लाजिम्ड से डीएनए का टुकड़ा काटकर संपन्न किया जिनमें प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करने के लिए जिम्मेदार जीन था। आणविक कैंची कहे जाने वाले प्रतिबंधन एंजाइम्स रिट्रैक्शन एंजाइम्स की खोज से डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटना संभव हो सका। कटे हुए डीएनए का भाग प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है। यह प्लाज्मिड डीएनए संवाहक वेक्टर की तरह कार्य करता है जो इससे जुड़े डीएनए को स्थानांतरित करता है। संभवतः आप जानते हैं कि मच्छर कीट संवाहक के रूप में मलेरिया परजीवी को मनुष्य शरीर में स्थानांतरित करता है। ठीक इसी तरह से प्लाज्मिड को संवाहक के रूप में प्रयोग कर विजातीय डीएनए के खंड को परिपोषी जीवों में पहुंचाया जाता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवन को संवाहक के साथ जोड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा होता है जो डीएनए अणु के कटे हुए भाग पर कार्य कर उसके किनारों को जोड़ने का काम करता है। इस संयोजन से पात्र इन विट्रो नए गोलाकार स्वतः प्रतिकृति बनाने वाले डीएनए का निर्माण होता है जिसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। जब यह डीएनए एसारिकिया कोलाई एक जीवाणु जो साल्मोनेल से काफी मिलता जुलता है में स्थानांतरित किया जाता है तो यह नए परपोषी के डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम्स का उपयोग कर अनेक प्रतिकृतियां बना लेता है। प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन की ई कोलाई का गुणन ई कोलाई में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की क्लोनिंग कहलाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीव के आनुवांशिक रूपांतर में मूलभूत 3 चरण हैं। पहला, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण, स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतति में स्थानांतरित करना। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के साधन। अब हम पूर्व वर्णित चर्चा से जान चुके हैं कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग या पुनर्योगज डीएनए तकनीकी तभी संपादित हो सकती है जब हमारे पास तकनीकी साधन जैसे प्रतिबंधन एंजाइम्स, पॉलीमेरिज्म एंजाइम्स, लाइगेज, संवाहक व परपोषी जीव हो। अब इनमें से कुछ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम। वर्ष 1963 में 2 एंजाइम्स पृथक किए गए जो ई कोलाई में जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफाज की वृद्धि को रोक देते हैं। इनमें एक डीएनए से मिथिल समूह को जोड़ता है जबकि दूसरा डीएनए को काटता है। बाद वाले एंजाइम्स को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज कहा जाता है। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज हिंड, सेकंड जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड विशिष्ट क्रम पर निर्भर है। यह 5 वर्ष बाद पृथक किया जाता है और ऐसा पाया गया कि हिंड सेकंड डीएनए अणु को उस विशेष बिंदु पर काटते हैं जहां पर 6 क्षारक युग्मों बेस पेयर का एक विशेष अनुक्रम होता है। इस विशिष्ट क्षारक अनुक्रम को हिंड सेकंड को पहचान अनुक्रम कहते हैं। हिंड सेकंड के अलावा आज 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों के बारे में जानकारी है। जीवाणुओं के 220 से अधिक प्रभेदों स्ट्रेस से पृथक किए गए हैं जिनमें से प्रत्येक विभिन्न पहचान अनुक्रमों को पहचानते हैं। इन एंजाइमों के नामकरण में परंपरानुसार नाम का पहला शब्द वंश व दूसरा एवं तीसरा शब्द प्राय केंद्रीय कोशिकाओं की जाति से लिया गया है जिनसे ये पृथक किए गए हैं, जैसे इको आर आई एस रिसिया कोलाई RY13, इको आर फर्स्ट में वर्ण
आर आर प्रभेद के नाम से लिया गया है। नाम के बाद रोमन अंक उस क्रम को दर्शाते हैं जिसको जीवाणु के प्रभेद से एंजाइम पृथक किए गए थे। प्रतिबंधन एंजाइम्स न्यूक्लियोएजेज कहलाने वाले एंजाइम्स के बड़े वर्ग में आते हैं। एक्सो न्यूक्लिएज दो प्रकार के होते हैं एवं एंडोन्यूक्लिएज। एक्सो न्यूक्लिएज डीएनए के सिर से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लिएज डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थल पर काटते हैं। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए अनुक्रम की लंबाई के निरीक्षण के बाद कार्य करते हैं। जब यह अपना विशिष्ट पहचान अनुक्रम पा जाता है तब यह डीएनए से जुड़ता है तथा द्विकुंडलिन को दोनों लड़ियों को शर्कराओं, फास्फेटों, आधार स्तंभों में विशिष्ट केंद्रों पर काटता है। चित्र 11.1 प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए में विशिष्ट पैलिडोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता है। प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया एंजाइम दोनों डीएनए लड़ियों के एक ही स्थान पर काटता है। इको R1 की डीएनए के क्रम GAATIC के रहने पर डीएनए को बेस G व A के बीच काटता है। समवाहक डीएनए बाहरी डीएनए इको R1 चिपचिपा छोर GAATTC GCTTAG GAATTC और CTTAG। ये GCTTAA से चिपचिपा छोर जुड़ता है। AATTC जी से चिपचिपा छोर आपस में जुड़े रहते हैं। डीएनए टुकड़े चिपे छोर से जुड़ते हैं। पुनर्योगज डीएनए जुड़ जाते हैं बीच में। इसमें चित्र 11.1 प्रतिबंधन एंजाइम से इको R1 की क्रिया द्वारा पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के चरण। क्या आप जानते हो कि पैलिड्रोम क्या है? ये वर्णों के समूह हैं जिन्हें आगे व पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है। जैसे मलयालम शब्द पैलिड्रोम और डीएनए पैलिड्रोम में अंतर है। डीएनए में पैलिड्रोम क्षारक युग्मों का एक ऐसा अनुक्रम होता है जो पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने पर दोनों लाड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है। उदाहरणतः निम्न अनुक्रमों को 5 से 3 दिशा में पढ़ने पर दोनों लाड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है। अगर इसे 3 से 5 दिशा में पढ़ा जाए तब भी यह बात सही बैठती है। 5 GAATTC 3 से GAATTC 3 से GCTTAG 5 यानी GAATTC। प्रतिबंधन एंजाइम्स डीएनए लड़ी को पैलिड्रोम स्थल के केंद्र से थोड़ी दूर पर लेकिन विपरीत लड़ियों में दो समान क्षारकों के बीच काटते हैं, जिसके फलस्वरूप सिरों पर एक लड़ियां भाग रह जाता है। प्रत्येक लड़ी में प्रलंबी फैलाव मिलते हैं जिन्हें चिपचिपा बाहरी डीएनए। एक ही प्रतिबंधन एंजाइम्स दोनों बाहरी डीएनए व समवाहक डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटता है। समवाहक डीएनए प्लाज्मिड लाइगेज बाहरी डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़ता है। पुनर्योगज डीएनए अणु रूपांतरण हस्तांतरण ई कोलाई क्लोनिंग होस्ट कोशिका विभाजन। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी का आरेख प्रदर्शन चित्र में 11.2 में दिखाई गई है। स्टिकी सीरा कहते हैं। चित्र 11.1 इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह अपने पूरक कटे प्रतिरूपों के साथ हाइड्रोजन आबंध बांड बनाते हैं। इस सीरा का यह चिपचिपापन एंजाइम डीएनए लाइगेज के कार्य में सहायता प्रदान करता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के पुनर्योगज अणुओं बनाने में किया जाता है जो विभिन्न स्रोतों या जीनोमों से प्राप्त डीएनए से मिलकर बना होता है। एक ही प्रतिबंधन एंजाइम्स द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाले डीएनए खंडों में समान प्रकार की चिपचिपे सिरे होते हैं जो डीएनए लाइगेज की सहायता से आपस में किनारा
जाते हैं। चित्र 11.2 आप पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे कि सामान्यतः सब तक सम्मोहन व स्रोत डीएनए एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा नहीं काटे जाते हैं तब तक पुनर्युगज संवाहक अणु का निर्माण नहीं हो सकता। डीएनए खंड का पृथक्करण एक विलग्न प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिएज द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है। इन खंडों को एक तकनीकी द्वारा अलग की कर सकते हैं जिसे जेल विद्युत का संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। चूंकि डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित चार्जेज अणु होते हैं इसीलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र में माध्यम और या आधात्री द्वारा एनोड की तरफ बलपूर्वक भेजकर अलग कर सकते हैं। आजकल बहुत सी सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले माध्यम एक रोज है जो समुद्री घास सी बीडस से निकाला गया एक प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर है। डीएनए खंडों को एक रोज जेल की छलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग करते हैं। इस कारण खंड जितने छोटे आकार के होंगे वे अधिक दूर तक जाएंगे। चित्र 11.3 देखिए और अनुमान लगाइए कि जेल के किस सिरे पर प्रतिदर्श सैंपल लादा गया था। चित्र 11.3 एक प्रारूपी एक रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस जो असारी संग्रही पथ एक व सारी संग्रही डीएनए खंडों के समूह का स्थानांतरण प्रदर्शित करता है। पाथ 2 से 4 कूप सबसे बड़ा डीएनए पट्टिका सबसे छोटा 1 2 3 4 दिखाई गई हैं। पृथक डीएनए खंडों को तभी देख सकते हैं जब इस डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित कर पराबैंगनी विकिरणों से अनावृत करते हैं। आप शुद्ध डीएनए खंडों को दृश्य प्रकाश में बिना अभिरंजित किए नहीं देख सकते। इथिडियम ब्रोमाइड अभिरंजित स्टेडनम जेल की पराबैंगनी प्रकाश से अनावृत करने पर डीएनए की चमकीली नारंगी रंग की पट्टी दिखाई पड़ती है। चित्र 11.3 डीएनए की पृथक पट्टियों को एक रोज जेल से काट कर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों से निष्कासित एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्षालन इल्यूशन के कहते हैं। इस तरह से शुद्ध किए गए डीएनए को क्लोनिंग संवाहक से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए निर्माण में उपयोग किया जाता है। क्लोनिंग संवाहक आप जानते ही हैं कि प्लाज्मिड व जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिकाओं में बिना गुणसूत्रीय डीएनए नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करने की क्षमता रखते हैं। जीवाणु भोजियों की प्रत्येक कोशिका में काफी अधिक संख्या होने से जीवाणु कोशिका में इनके जीनोम की कई प्रतिकृति मिलती है। कुछ प्लाज्मिड की प्रति कोशिका केवल 1 या 2 जबकि दूसरे की 15 से 100 प्रतिकृतियां मिलती हैं। इनकी संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। यदि हम जातीय डीएनए खंड को जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सकें तो इनकी संख्या को भी जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड की प्रतिकृति संख्या के समान गुणित कर सकते हैं। वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे संवाहक इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं कि इन्हें बाहरी डीएनए से जोड़ने व अनुपयोगीजों में पुनर्योगजों के चयन में सहायता मिलती है। संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु निम्न विशेषताओं की आवश्यकता होती है। प्रतिकृतियन की उत्पत्ति ओरी का प्रारंभ यह वह अनुक्रम है जहां से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है और जब कोई डीएनए का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब परपोषीय कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति कर सकता है। यह अनुक्रम जोड़ गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। इसीलिए यदि कोई लक्ष्य डीएनए की काफी संख्या प्राप्त करना चाहता है तो इसे ऐसे संवाहक में क्लोन करना चाहिए जिसका मूल ओरी अत्यधिक प्रतिरूपण बनाने में सहयोग करता हो। चित्र 11.4
ई कोलाई क्लोनिंग संवाहक PBR 322 में प्रतिबंधन स्थल HIND हिंद, थर्ड इको आर, फर्स्ट BAMH1 SAL साल, प्रथम PVU द्वितीय, PST प्रथम, CLA पहला, ओरी का प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन AMPR व TETR-ROP प्लाज्मिडम के प्रतिकृति में भाग लेने वाले प्रोटीन का कूट लेखन करता है। चित्र में PUV द्वितीय, ROP, ORE, PBR 322, AMPR, TETR, BAMH1, SAL1, PST1, PUV1, इको R1, GL1 हिंद, थर्ड। वर्ण योग्य चिन्हक ORI ओरी के साथ समूहक को वर्ण योग्य चिन्हक की आवश्यकता भी होती है जो अरूपांतरणों नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की पहचान व उन्हें समाप्त करने में सहायक हो और रूपांतरजों की चयनात्मक वृद्धि को होने दे। रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा DNA के एक खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराते हैं। आप आगे के खंडों में इसी प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। सामान्यतया एपिसिलिन, क्लोरोरेम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन या केनामाइसिन जैसे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक कोडित करने एनकोडिंग वाले जीन ई कोलाई के लिए उपयोगी व वर्ण योग्य चिन्हक माने जाते हैं। सामान्य ई कोलाई कोशिकाओं में इनमें से किसी प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध नहीं होता। क्लोनिंग स्थल विजातीय DNA को जोड़ने हेतु सामान्यतः काम में लिए जा रहे प्रतिबंध एंजाइम के लिए संवाहक में कुछ या एक ही पहचान स्थल होना चाहिए। संवाहक के अंदर एक से अधिक पहचान स्थल होने पर इसके कई खंड बन जाते हैं जो जीन क्लोनिंग को जटिल बना देते हैं। चित्र 11.4 विजातीय DNA की बंधन लिंगेशन उन दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों में से एक में स्थित प्रतिबंध स्थल पर किया जाता है। उदाहरणतः आप विजातीय DNA को संवाहक PBR 322 में स्थित टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के स्थल पर जोड़े सकते हैं। पुनर्योगज प्लाज्मिड का ट्रांससाइक्लिन प्रतिरोध बाहरी DNA के निवेशन इनर्सन से समाप्त हो जाता है। प्रत्येक रूपांतरण को ट्रांससाइक्लिन युक्त माध्यम पर फैलाकर इसका अपुनर्योगज से अभी भी चयन कर सकते हैं। एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर वृद्धि करने वाले रूपांतरोजों को तब टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर स्थानांतरित कर देते हैं। पुनर्योगज एपिसिलिन युक्त माध्यम पर तो वर्धन करेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वर्धन नहीं करेगा, लेकिन अनुपयोगज दोनों ही प्रतिजैविक युक्त माध्यमों पर वर्धन करेगा। इस मामले में एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन रूपांतरजों के चुनाव में सहायता करता है जबकि दूसरी प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन विजातीय DNA के निवेशन से निष्क्रिय हो जाता है और पुनर्योगज के चुनाव में सहायता करता है। प्रतिजैविकों के निष्क्रियण के कारण पुनर्योगज का चयन एक जटिल विधि है क्योंकि इसमें दो प्लेट जिसमें भिन्न भिन्न प्रतिजैविक होता है पर साथ साथ प्लेटिंग की जरूरत होती है। इस कारण से वैकल्पिक वर्ण योग्य चिन्हकों का विकास हुआ है जो पुनर्योगजों को अपनुयोगजों से इस आधार पर विभेद करता है वे वर्णकोत्पादित क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में रंग पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसमें एक पुनर्योगज DNA को बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम्स के कोडिंग अनुक्रम में अंतर स्थापित करते हैं जिससे एंजाइम संश्लेषित करने वाला जीन निष्क्रिय हो जाता है जिसे निवेशी निष्क्रियता इनरसर्नल
इनएक्टिवेशन कहते हैं। यदि जीवाणु में प्लाज्मिड में सर्गगिका इंसर्ट नहीं होता तब वर्णक उत्पादी पदार्थों की उपस्थिति में नीले रंग को निवह कॉलोनी का निर्माण होता है। सर्गगिका की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप बीटा गैलेक्टोसाइडेट का निवेश निष्क्रियण हो जाता है, जिससे बिना रंग वाली कॉलोनी बनती है, जिसे पुनर्योगज कॉलोनी के रूप में पहचानते हैं। पौधे व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जीन को पादप और जंतुओं में स्थानांतरित करना हमने जीवाणु और विषाणुओं से सीखा। जिन्हें यह बात चिरकाल से पता थी वे जानते थे कि सुकेंद्रित यूकैरियोटिक कोशिकाओं के रूपांतरित करने के लिए जीनों का कैसे उपयोग किया जाए, और वे जीवाणु तथा विषाणु जो चाहते हैं वैसे करने के लिए जीनों को बाध्य करते हैं। उदाहरणतः एगो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस कई द्विबीजीय पत्री पौधों का रोगजनक पैथोजन है। वह डीएनए के एक खंड जिसे टी डीएनए कहते हैं को स्थानांतरित करता कर सामान्य पौधों की कोशिकाओं को अर्बुद ट्यूमर में रूपांतरित करता है, और ये अर्बुद कोशिकाएं रोगजनक के लिए जरूरी रसायनों का उत्पादन करते हैं। ठीक इसी तरह से जंतु कोशिकाओं में पश्च विषाणु रिटोवायरस सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं। रोगजनकों द्वारा अपने सुकेंद्रीय परपोषीय में जीन स्थानांतरण की कला को अच्छी तरह से समझ कर रोगजनकों की इस विधि का उपयोग कर अच्छे संवाहक के रूप में प्रयोग कर मानव के लिए उपयोगी जीन का स्थानांतरण कर सकते हैं। एग्रो बैक्टीरियम म्यूटिफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग संवाहक के रूप में अब रूपांतरित कर दिया गया है, जो पौधे के लिए रोगजनक नहीं है, लेकिन इसका उपयोग अपनी अभिरुचि के जीन को अनेकों पौधों में स्थानांतरित करने में किया जाता है। ठीक इसी तरह से पश्च विषाणु को अहानिकारक बनाकर तंतु कोशिकाओं में वांछित जीन को रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है। इस तरह से जब तक जीन या डीएनए के खंड को उचित संवाहक से जोड़ दिया जाता है तब इसे जीवाणु पौधों व जंतु परपोषी के स्थानांतरित किया जाता है, जहां यह गुणित होता रहता है। सक्षम परपोषी अतिथ्य पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण हेतु चूंकि डीएनए जलरागी हाइड्रोफिलिक अणु है, इसीलिए यह कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता, क्योंकि जीवाणुओं को प्लाज्मिड लेने के लिए बाध्य करने से पूर्व यह आवश्यक है कि जीवाणु कोशिका को डीएनए लेते हेतु सक्षम बनाया जाए। ऐसा करने के लिए पहले द्विसंयोजन धनात्मक डाई वैलेट केटायन जैसे कि कैल्शियम की विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। इससे डीएनए को जीवाणु की कोशिका भित्ति में स्थित छिद्रों से प्रवेश करने में काफी सहायता मिलती है। ऐसी कोशिकाओं को पुनर्योगज डीएनए के साथ पहले बर्फ में रखा जाता है तथा तब पुनर्योगज डीएनए को उन कोशिकाओं में बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस ताप प्रघात पर रखा जाता है और पुनः इसे वापस बर्फ में रखा जाता है। ऐसा करने से पुनर्योगज डीएनए जीवाणु में प्रवेश कर जाते हैं। परपोषी कोशिकाओं में बीजातीय डीएनए को प्रवेश कराने हेतु केवल यही विधि नहीं है। सूक्ष्म अंतःक्षेपण माइक्रो इंजेक्शन विधि में पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक के भीतर अंतःक्षेपित किया जाता है। दूसरी विधि जो पौधों के लिए उपयोगी है, कोशिकाओं पर डीएनए से विलोपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से बमबारी करते हैं, जिसे बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं। अंतिम विधि जिसमें अहानिकारक रोगजनक संवाहक का उपयोग किया जाता है। इन संवाहकों को जब कोशिकाओं को संक्रमित करने दिया जाता है तब ये पुनर्योगज डीएनए को परपोषी में स्थानांतरित कर देते हैं। आप पुनर्योगज डीएनए निर्माण के तरीकों के बारे में सीख चुके होंगे।
अब उन प्रक्रमों का वर्णन करेंगे जो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में संयुग्मक बनाते हैं। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रमक। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी चरण विशिष्ट अनुक्रम में सम्मिलित हैं, जैसे डीएनए का विलग्न पृथक्करण, डीएनए का खंडन, डीएनए खंड का समवाहक से बंधन, पुनर्योगज डीएनए का परिपोषी में हस्तांतरण, परिपोषी कोशिकाओं का माध्यम में व्यापक स्तर पर संवर्धन व वांछित रूप से निष्कर्षण। अब इन सभी चरणों की थोड़ी विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण। याद रखें कि बिना अपवाद के सभी जीव का आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है। कोशिक अधिकांश जीवों में यह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए है। डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम्स द्वारा काटने के लिए यह आवश्यक है कि यह दूसरे बृहद अणुओं से मुक्त शुद्ध रूप में होना चाहिए। डीएनए झिल्लियों से घिरा रहता है, इसीलिए कोशिका को तोड़कर खोलना पड़ेगा ताकि डीएनए दूसरे बृहद अणुओं जैसे आरएनए, प्रोटीन, बहुशर्करा लिपिडिक के साथ मोचित रिलीज हो सके। यह तभी संभव है जब जीवाणु कोशिका पादप या जंतु तक लाइसोजाइम जीवाणु सेलुलोज पादप कोशिका काइटिनेज कवक जैसे एंजाइम द्वारा संसाधित किए जाते हैं। आप जानते हो जीन डीएनए के लंबे अणुओं पर स्थित होते हैं, वह हिस्टोन जैसी प्रोटीन के साथ गुंथे रहते हैं। आरएनए को राइबोन्यूक्लियेज से उपचारित कर अलग कर सकते हैं, जबकि प्रोटीन को प्रोटीएज से उपचारित कराने के बाद अलग कर सकते हैं। दूसरे अणुओं को उचित उपचार द्वारा अलग कर सकते हैं। अंतोगत्वा द्रुत स्थित चिल्ड एथेनॉल मिलने से शोधित डीएनए अवक्षेपित प्रोसिपिटेट हो जाता है। इसे निलंबन में महीन धागों के समूह के रूप में देख सकते हैं। चित्र 11.5 पृथक किए गए डीएनए को स्पूलिंग द्वारा अलग करना चित्र में दिखाई गई हैं। ये दोनों चित्र प्रदर्शित किया गया है। डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। शोधित डीएनए अणुओं को प्रतिबंधन एंजाइम के साथ उनकी इष्टतम ऑप्टिमम परिस्थितियों में रखने पर प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा पाचन संपन्न होता है। एक रोज जेल वैद्युत का संचालन प्रतिबंधन एंजाइम पाचन को नियंत्रित करने के काम में आता है। डीएनए एक ऋणात्मक आवेशित अणु है, इसी कारण से यह धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड की ओर गति करता है। चित्र 11.3 यह प्रक्रम समवाहक डीएनए के साथ भी दोहराया जाता है। डीएनए के जुड़ने में कई प्रक्रम शामिल हैं। स्रोत डीएनए के समवाहक डीएनए को भी विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम्स द्वारा काटे जाने के बाद स्रोत डीएनए से कटा हुआ उपयोगी जीन तथा उसकी खाली जगह के साथ समवाहक आपस में लाइगेज द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप एक पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है। पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन। पीसीआर का अर्थ पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में उपक्रमों प्राइमर्स छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं जो दो समुच्चयों सेंटेट्स व डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम्स का उपयोग करते हुए पात्र इन विटो विधि द्वारा उपयोग जीन के कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण होता है। यह एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग करते हुए उपक्रमांकों को विस्तृत कर देता है। यदि डीएनए प्रतिकृतियन प्रक्रम कई बार दोहराया जाता है तब डीएनए खंड को लगभग 1 अरब गुना 1 बिलियन प्रवर्धित किया जा सकता है, अर्थात 1 अरब प्रतिरूपों का निर्माण होता है। यह सतत प्रवर्धन ताप अस्थायी थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमेरेज जीवाणु थर्मस इक्वेटिकस से पृथक किया गया है।
किया गया है द्वारा किया जाता है। उच्च तापमान द्वारा प्रेरित द्विलड़ीय डीएनए की विकृतीकरण के समय भी यह हमेशा सक्रिय बना रहता है। यदि आवश्यकता पड़े तो अब प्रवर्धित खंडों को समवाहक के साथ बंद कर आगे क्लोनिंग में प्रयोग कर सकते हैं। चित्र 11.6 प्रवर्धित भाग द्विलड़ी डीएनए 3-5 और 5-3 निष्क्रियकरण ताप पर 5 ऊपर 3 ऊपर 3 और 5 उपक्रमांक तापानुशीलन 3-5-3 ऊपर 5 डीएनए पॉलीमरेज टैंक पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स से 3 ऊपर 5 फिर से 3-5 नीचे प्रसार होता है। 30 चक्र बनते हैं। चक्र बाद प्रवर्धित 1 बिलियन बार बनता है। चित्र 11.6 पॉलीमेरिज में श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर का प्रदर्शन। प्रत्येक चक्र में 3 चरण है। निष्क्रियकरण उपक्रम तापानुशीलन व उपक्रमांकों का विस्तार। पुनर्योगज डीएनए का परिपोषी कोशिकाएं जीव में निवेशन बंधे हुए डीएनए को अदाता कोशिकाओं में प्रवेश करने की अनेक विधियां हैं। यह कार्य जब अदाता कोशिकाओं अपने चारों तरफ स्थित डीएनए को धारण करने में सक्षम हो जाएं तब किया जा सकता है। यदि पुनर्योगज डीएनए को जिसमें प्रतिजैविक उदाहरण एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी जीन स्थित होता है ई कोलाई कोशिकाओं में स्थानांतरित किए जाए तो परिपोषी कोशिकाएं प्रतिरोधी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। यदि रूपांतरित कोशिकाओं को युक्त एगार प्लेट पर फैलाया जाता है तो केवल कोशिकाएं ही विकसित हो पाती हैं, जबकि अरूपांतरित आदत कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। प्रतिरोधी जीन के कारण कोई भी एम्पिसिलिन की उपस्थिति में रूपांतरित कोशिकाओं का चयन कर सकता है। इस मामले में प्रतिरोधी जीन को वर्णयोग्य चिह्निक कहते हैं। बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। जब आप विजातीय डीएनए खंड का क्लोनिंग संवाहक में निवेश कराकर किसी भी जीवाणु पौधे या जंतु कोशिका में स्थानांतरित करते हैं तो विजातीय डीएनए इनमें गुणित होने लगता है। लगभग सभी पुनर्योगज प्रौद्योगिकी का अंतिम उद्देश्य वांछित प्रोटीन का उत्पादन करना ही होता है। इसके लिए पुनर्योगज डीएनए के अभिव्यक्त होने की आवश्यकता होती है। बाहरी जीन उपयुक्त परिस्थितियों में अभिव्यक्त होते हैं। बाहरी जीन की परपोषी कोशिकाओं में अभिव्यक्ति को समझने के लिए कई तकनीकी बातों का विस्तार पूर्वक जानना जरूरी है। वांछित जीन को क्लोन करने, लक्ष्य प्रोटीन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करने वाली परिस्थितियों को अनुकूलतम बनाने के बाद कोई भी इनका व्यापक स्तर पर उत्पादन करने के बारे में सोच सकता है। क्या आप कोई कारण बता सकते हैं कि बड़े पैमाने पर उत्पादन क्यों आवश्यक है? यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन इनकोडिंग जीन किसी विषम जात हेटेरोलोगस परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो इसे पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। लाभकारी क्लोनित जीनों को आश्रय देने वाली कोशिकाओं का छोटे पैमाने पर प्रयोगशाला में वर्धन किया जा सकता है। स्ववर्धन को वांछित प्रोटीन के निष्कर्षण में प्रयोग कर सकते हैं। वह पृथक्करण की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हुए इस प्रोटीन का शोध करते हैं। कोशिकाओं को सतत स्ववर्धन तंत्र में गुणित कर सकते हैं जिसमें उपयोग किए गए माध्यम को एक तरफ से निकालकर दूसरी तरफ से ताजा माध्यम को भरते हैं ताकि कोशिकाएं अपने क्रियात्मक रूप से सर्वाधिक सक्रिय लॉग एक्सपोनेंशियल प्रावस्था में बनी रहे। यह संवर्धन विधि अधिक जैव मात्रा के उत्पादन से वांछित प्रोटीन से अधिक उत्पादन हेतु उपयोगी है। कम आयतन संवर्धन से उत्पादन की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं हो सकता। इन उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु बायोरिएक्टर के विकास की आवश्यकता थी।
जहां संवर्धन का अधिक आयतन 100 से 1000 लीटर संशोधित किया जा सके। इस प्रकार बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्म जीव, पौधे, जंतुओं व मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों, विशिष्ट एंजाइम्स आदि में परिवर्तित किया जाता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। वृद्धि के लिए ये अनुकूलतम परिस्थितियां हैं तापमान, पीएच, क्रियाधार, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन। जो बायोरिएक्टर सामान्यतया सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है वह बिलोन्ड स्टीयरिंग प्रकार का है, जिसे चित्र 11.7 में दर्शाया गया है। बिलोडित हौज रिएक्टर सामान्यतः बेलनाकार होते हैं या जिनके आधार घुमावदार होने से रिएक्टर के अंदर अंतर वस्तुओं के मिश्रण में सहायता मिलती है। बिलोडक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्ध व उसके मिश्रण का काम करते हैं। विलक्त हवा बुलबुले के रूप में बायोरिएक्टर में भेजी जा सकती है। यदि आप चित्र को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि रिएक्टर में एक क्षोभक तंत्र, एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन प्रदय तंत्र, झाग नियंत्रण तंत्र, तापक्रम नियंत्रण तंत्र, पीएच नियंत्रण तंत्र व प्रतिचयन द्वार लगा होता है, जिससे संवर्धन की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है। अम्ल क्षार पीएच नियमन हेतु मोटर, फेन तोड़ने वाली चपटे फलक वाला प्रेरक, संवर्धन तरल, जीवाणु रहित हवा, वाष्प निर्जीवीकरण हेतु ऑक्सीजन हस्तांतरण के लिए अधिक सतह क्षेत्र, गैस समरोहण, बुलबुले प्रभावी तरीके से ऑक्सीजन हस्तांतरण क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। साधारणतः बिलोड हौज बायोरिएक्टर वाले में दंड बिलोड हौज बायोरिएक्टर जिसके द्वारा जीवाणु विहीन हवा के बुलबुलों का प्रवेश अनुप्रवाह संसाधन जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परिष्कृत तैयार होने व विपणन के लिए भेजे जाने से पहले कई प्रक्रमों से होकर गुजरता है। इन प्रक्रमों में पृथक्करण व शोधन सम्मिलित हैं और इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। उत्पादन को उचित परिरक्षक के साथ समरूपित करते हैं। औषधि के मामले में ऐसे समरूपण फार्मूलेशन को चिकित्सीय परीक्षण से गुजारते हैं। प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पादों के लिए भिन्न भिन्न होता है। सारांश: जैव प्रौद्योगिकी जीवधारियों, कोशिकाओं व एंजाइमों का प्रयोग करते हुए उत्पादों व प्रक्रमों का व्यापक स्तर पर उत्पादन व विपणन करने से संबंधित है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में आनुवांशिक रूपांतरित जीवों का उपयोग तभी संभव हो पाया जब मनुष्य ने डीएनए के रसायन को परिवर्तित व पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करना सीख लिया। इस प्रमुख प्रक्रमों का पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी या आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में प्रतिबंधन, एंडोन्यूक्लिएज, डीएनए लाइगेज, समुचित प्लाजिम्ड या विषाणु वाहक को डीएनए के पृथक करने व परपोषित जीवों में भी जातीय डीएनए का हस्तांतरण, बाहरी जीन की अभिव्यक्ति, जीन उत्पादन अर्थात सक्रिय प्रोटीन का शोधन और अंत में विपणन के लिए उपयुक्त समरूपण बनाना शामिल है। व्यापक स्तर पर उत्पादों में बायो रिएक्टर का उपयोग होता है।